Hello class 12. Next lesson number 6, electromagnetic induction. Let's start this lesson. बहुत इजी लेसन है, छोटा ही लेसन है, बट इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सेक्शन बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस पर पूरा कंसंट्रेट करें, सभी वीडियो ध्यान से देखें इस लेसन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं आप इसमें। तो बच्चों इसमें क्या होता है, एक्चुअली जो हमारे प्रीवियस लेसन थे उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है जिसमें करंट फ्लो होता है, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, पढ़ा था हमने। सो वी कैन प्रोड्यूस करंट से आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पूरा कंसेप्ट आप उसके 2 लेसन से पढ़ रहे हैं। चार्ज मोशन में होता है, करंट बनता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसके बारे में बायोसर्ट ने भी पूरी थ्योरी दी थी कि बायोसर्ट लॉ आया था कि यहाँ पर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये सब पढ़ा था। फिर एम्पियर ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड करंट से बनता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में किया है, हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से एक करंट प्रोड्यूस करना है। पहले मैग्नेटिक फील्ड से एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और फिर उस सर्किट क्लोज होने की वजह से करंट बनेगा। इसको नाम हम देंगे इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ मतलब पहले एक ईएमएफ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड से और फिर सर्किट क्लोज होने पर हमें करंट मिलेगा, उसको हम नाम दिया करेंगे इंड्यूस करंट। सो व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स से आप करंट को प्रोड्यूस करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसी फिनोमेना को इंडक्शन कहते हैं। बिल्कुल उल्टा। यहाँ पर माइकल फैराडे का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। माइकल फैराडे ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सोचा था कि जब हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्यों नहीं बना सकते। तो इस पर उन्होंने इस बात को कॉन्फ्रेंस में रखा और इस पर काम करना शुरू कर दिया। सब साइंटिस्ट उससे कहने लगे कि भाई ऐसे कैसे बना लोगे आप, करंट से तो मैग्नेटिक फील्ड बनता देखा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से करंट तो नहीं देखा हमने। तो उन्होंने इस बार अपने ग्रुप में कुछ साइंटिस्ट लिए और काम करना शुरू कर दिया। कई साल उनको लग गए इसमें, तब फाइनली जाके उन्हें सक्सेस मिला था। और उस सक्सेस के बाद हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हैं। और ये कहानी पूरी है, बहुत बढ़िया कहानी है, बाद में बताऊंगा कभी आप जब मिलेंगे। सो मैग्नेट, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन होगा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मैग्नेटिज्म या बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो ये तो हुआ इसका इंट्रो। अब इसको पढ़ने से पहले मुझे आपको एक छोटी सी टर्म बतानी पड़ेगी, वो क्या है, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है इंडक्शन। पहले मुझे 2 डेफिनेशन है वहाँ पर, फर्स्ट पेज पर ही है बुक में, आप देख लीजिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले इसको समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। सो बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज लूप इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे ही कोई भी क्लोज लूप होगा, उसके अंदर से टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी भी पास हो रखी होंगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जैसे ये मैग्नेट है, इसके पास को लेकर तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, वापस से जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाएगी, उसी को हमने पर्टिकुलर एक नाम दे दिया। सो यहाँ पर आप एक डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द टोटल नंबर ऑफ, लिख लीजिएगा, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग सरफेस नॉर्मल या परपेंडिकुलर। सो सपोज ये आपके पास कोई लूप है, यहाँ पर बच्चों एरिया वेक्टर भी मैटर करेगा। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आप लेंगे। सो ये देखिए यहाँ पर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका एरिया ए भी है, तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। अगर इसकी 1 2 3 4 5 लाइन जा रही है और इसी सेम लूप में से ऐसे बहुत सारे लाइन बना दे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आप कहेंगे सर इसका जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इसके अंदर वो कम है, इसके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है तो इसका फ्लक्स ज़्यादा है, इसका फ्लक्स कम है। सो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्लोज लिंक पे कम लिंक हो रखी है, यहाँ पर कम लिंक है, यहाँ पर ज़्यादा लिंक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई बी से रिप्रेजेंट किया करेंगे, फाई बी, और इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जितनी मैग्नेटिक फील्ड है मल्टीप्लाई उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सो इट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताऊंगा मैं आपको।
तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर लिया करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे लूप है और बच्चों ये इसको ऐसे सीधा ही ले लीजिएगा, ये इसका एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी जा रखी है, थीटा एंगल बना दिए होरिजॉन्टल के साथ। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आ गया, एरिया वेक्टर के हिसाब से कौन सा कंपोनेंट आया, कहेंगे सर बी कोस थीटा। सो हमेशा जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी कोस थीटा मल्टीप्लाई एरिया, या फिर डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जनरली आप इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स और चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक क्लोज लूप है, इसमें इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, नॉर्मल वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसी डायरेक्शन में जाती है। तो आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो जीरो हो गया। फॉर्मूला लगाया फाई इज इक्वल टू बी ए cos 0 डिग्री 1, सो आंसर आया BA। दिस इज अ पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स होगा इसमें, इट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर या परपेंडिकुलर टू द प्लेन। उसके बाद नेगेटिव फ्लक्स कैसे बताएंगे बेटा, सपोज एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल 180 होगा, इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट विल बी इन माइनस BA, you got it, माइनस BA होगा। आई थिंक आप समझ गए हो सारी बातें, माइनस BA आप यूज करेंगे। ओके उसके बाद अगर कोई ऐसे आ जाए एरिया और एरिया वेक्टर ऊपर को है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल 90 डिग्री हो गया। सो इस कंडीशन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक नहीं होगी, सो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जीरो लिया जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो। फाइन, क्या आपको ये बात समझ में आ गया, फाई विल बी जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एक तो ये सेक्शन हो जाता है आपका यहाँ पर। तो फाइनली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड विल बी पॉजिटिव, मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव भी होगा, BA होगा, नेगेटिव फ्लक्स के लिए माइनस B होगा, जीरो फ्लक्स के लिए एंगल 90 होगा तो जीरो फ्लक्स होगा। और एट एनी एंगल पे अगर कोई बात आ रखी है तो फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ B एंड A। डॉट प्रोडक्ट तो बड़ा बना लेंगे इसमें, आपने याद होगा आपको। तो ये सब छोटा सेक्शन है। उसके बाद बच्चे इसका कोई अगर इस टाइप से कोई इरेगुलर शेप का बॉडी आ गया, इरेगुलर शेप से कोई बॉडी आ गया ऐसे, और इसमें कहा टोटल फ्लक्स बताओ कितना लिंक हुआ इसके साथ, टोटल फ्लक्स। तो पहले आप इसमें स्मॉल सा एलिमेंट ले लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो टोटल फ्लक्स के लिए आप इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर B डॉट A करके, इसका एरिया लेके दिए और पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे आप, कहाँ से कहाँ तक पूछा। तो ये फॉर्मूला भी आप काफ़ी जगह पे यूज करने वाले हैं, B डॉट A। और उसके बाद हम बात करते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ml स्क्वायर T माइनस 1 A माइनस 1 T माइनस 2। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ml स्क्वायर A माइनस 1, इसको आप कैलकुलेट कर लें अपने आप को, T माइनस 2 याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का, याद करने का तरीका +12 -12 ml/AT मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके उसके बाद आ गया बच्चों इसका SI है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा B × A। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है टेस्ला, और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो इसके लिए होगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। और दूसरा एक साइंटिस्ट के नाम पर है वेबर, WB वेबर, आप पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ से 1 वेबर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मल्टीप्लाई 1 मीटर स्क्वायर। सो 1 वेबर की डेफिनेशन एग्जाम में 2 बार आई हुई है। 1 वेबर इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड व्हेन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला एक्ट नॉर्मली ओवर एन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। अगर आपके पास कोई एरिया 1 मीटर स्क्वायर है
और उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उसकी जो स्ट्रेंथ है, वैल्यू है, 1 टेस्ला है, और वो नॉर्मली जा रखी है, तो उस केस में उनकी जो प्रोडक्ट करेंगे 1 वेबर के इक्वल है। CGS यूनिट हो जाएगा इसका यहाँ पर मैक्सवेल है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 गोस मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से भी 1 मैक्सवेल की डेफिनेशन आप देंगे। सो मैक्सवेल इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 गोस एक्स नॉर्मली और ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मैक्स। बच्चों 1 वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्स। सो फाइनली ये यहाँ तक का पूरा फ्लक्स मैंने आपको बता दिया है। एक बार दोबारा से पूरा दिमाग में रख लीजिएगा। What is magnetic flux? The total number of magnetic field line crossing through a closed surface normally. It is defined as the product of magnetic field into area B into A. या फिर it is defined as the product of the component of magnetic field in the direction of area vector B cos theta into A. So we can write finally general formula of magnetic flux phi is equal to BA cos theta. It is defined as the product of the component of magnetic field B cos theta in the direction of area vector B cos theta. चलिए अच्छा ये बताइए, मैंने लिखा है यहाँ पर, ये तो ऐसे लिख के छोड़ दीजिएगा उसको B डॉट एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ उसका मतलब क्या है? BA आप कहेंगे सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में थीटा 0 है, तो सर ये पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स है। कैसा फ्लक्स है? पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर मैं बेटा यहाँ पर लिखूँ फाई इज इक्वल टू माइनस BA, सो इट इज अ नेगेटिव फ्लक्स। इफ फाई बी इज इक्वल टू 0, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90। यहाँ पर थीटा कितना है? 180। यहाँ पर थीटा कितना है? 0। SI यूनिट क्या बताया? तो टेस्ला मीटर स्क्वायर बताया, और एक 1 वेबर बताया, एक गोस सेंटीमीटर स्क्वायर बताया, और एक 1 मैक्स। बैलेंस में फॉर्मूला बताया था +12 -12 +12 -12 ml² A-1 T-2। सो इट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल आप विद डायग्राम यहाँ तक यूज कर सकते हैं। बड़ा मजा आने वाला है आपको इस लेसन में, बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। सो कभी कभी कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। सपोज ये कोई लूप है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रखी, इसके बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स बता दिए, n नंबर ऑफ टर्न्स बता दिए, और इसका एरिया A गिवन है, कंप्लीट रेडियस R है। सो उस केस में जो फ्लक्स आप निकालेंगे, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। एरिया की जगह पे आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न की मल्टीप्लाई और कर देंगे आप, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज हम यहाँ पर किसी भी लूप के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, कितनी वैल्यू की फॉर्म में है, सो इसलिए हम इसको स्केलर फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको। अब हम आगे जो हमारे लेसन का नेम था, विच वन इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या है? माइकल फेराडे ने ऐसा क्या किया जो उन्होंने विदाउट बैटरी विदाउट AC, मतलब यहाँ पर AC तो इसी से बना था, सॉरी, तो कैसे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आया वो पढ़ते हैं। आज हम सिर्फ माइकल फेराडे की बात ही करेंगे और उनसे जुड़ी बातें जितनी भी हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो माइकल फेराडे ने क्या किया बच्चों? सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने ये चेक करने के लिए कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, उन्होंने कैसे क्लोज लूप किया।
और इस क्लोज लूप के साथ उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर सिंपल एक लूप था, कंडक्टिंग लूप था, नंबर ऑफ टर्न्स भी थी इसमें। यहाँ पर एक मैग्नेट को उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था ऐसे, और उसको हाथ में पकड़ के घर को लेके आ रहे थे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। काफ़ी साल हो गए तो उनको समझ में नहीं आ रहा था पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनेगा, कैसे करंट फ्लो होगा। तो वो जैसे जैसे मैग्नेट को ऐसे पकड़ा हुआ था अपने हाथ में लेके उसको लेके आ रहे थे, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक या दो इसके अंदर को पास हो रखी थी। तो अब देखिए यहाँ पर एक या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो आप कहेंगे बाकी इसमें पास नहीं हो पा रही थी, दूर को जा रही थी। तो यहाँ पर फ्लक्स बहुत कम है, मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक या दो ही है, तो हमने मान लिया मैग्नेटिक फ्लक्स 5 है। अब हम इस मैग्नेट को यहाँ पर लेके आ गए, इसका नॉर्थ पोल भी कितना क्लोज आ गया मूव करते हुए। अब देखिए जब काफी क्लोज आ गया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई तो इसका फ्लक्स इंक्रीज हो गया, फ्लक्स 5 हो गया। तो माइकल फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया, जब वो मैग्नेट को ऐसे धीरे धीरे मूव करते हुए साइड में ला रहे थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस क्लोज लूप का फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और फ्लक्स की कंटिन्यूसली इंक्रीज, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे थे, मतलब लगातार इंक्रीज हो रहा था। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, और एकदम से गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया। अब वो कंसेप्ट, राइट भाई, ये क्या हुआ, हमने तो कोई बैटरी भी यूज नहीं किया, और यहाँ पर तो एक मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, करंट फ्लो हो गया फ्लक्स के कंटिन्यूसली चेंज करने की वजह से। उसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, इस मैग्नेट को यहाँ से वापस ले जाना शुरू किया उल्टा। जब वो मैग्नेट को वापस ले जाना शुरू किया उन्होंने, तो इसका फ्लक्स कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होना शुरू हो गया पर्टिकुलर रेट पर। जब फ्लक्स कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हुआ तो उन्होंने ऑब्जर्व किया फ्लक्स डिक्रीज हुआ, तो अगर पहले यहाँ पॉजिटिव था नेगेटिव था, अब रिवर्स हो गया, पोलैरिटी रिवर्स हो गई, करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई, करंट ऑल्सो रिवर्स्ड। उन्होंने देखा जब इधर को ला रहे थे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, तो करंट इधर को फ्लो रखा था, और जब इसको वापस ला रहे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, राइट। तो ये तो उनकी बड़ी अचंभे की बात थी, बड़ा सरप्राइज था कि करंट प्रोड्यूस हो रहा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को पर्टिकुलर एक जगह पर रोक दिया, वेलोसिटी उसको जीरो कर दिया। जीरो करने पर उसका फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। तब उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, जीरो डिफ्लेक्शन। तब उन्हें एक बात समझ में आ गई, अगर फ्लक्स चेंज होगा कॉन्स्टेंटली, यहाँ पर कंटिन्यूसली फ्लक्स को चेंज करेंगे, डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, आइदर इंक्रीज या डिक्रीज, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अंदर करंट आएगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी जीरो है, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनेगा। सो फाइनली उन्होंने एक डेफिनेशन मिली, इसी डेफिनेशन को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उन्होंने ये कहा कि इसमें कंडीशन में क्या आ रहा था, फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट। अगर आप किसी भी क्लोज सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हो, या तो इसको इधर ला रहे हो या वापस ले जा रहे हो, कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हो, और जो क्लोज लिंक के साथ लिंक हो रहा है, क्लोज सर्किट के साथ लिंक हो रखा है, तो उस केस में यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ। If we are not changing the magnetic flux, then potential difference will be zero. So after changing the magnetic flux linked with the closed circuit, so we can see that induced EMF set up at the end of the coil. If there is no motion in the magnet, so there will be no change in flux, no induced EMF, and hence no current. So this definition is called electromagnetic induction. डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, बुक में भी लिखा, तो फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI नोट कीजिए, इसको पढ़िए एक बार ध्यान से।
The phenomena of production of induced EMF, hence induced current due to change of magnetic flux linked with a closed circuit, is called electromagnetic induction. It is EMI. So बच्चों यहाँ पर 3-4 एक्सपेरिमेंट है, मैं उनको भी 1 बाय 1 करके आपको बुक में दिखा रहा हूँ, वहाँ से आपने नोट कर लीजिएगा। इसका जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो कल हम पढ़ेंगे, आज सिर्फ थ्योरेटिकल सेक्शन ही आपने इसका रीड करना है। This is the definition of EMI. Faraday experiment. First experiment, induced EMF with a stationary coil and moving magnet. You can see this diagram. देखिए, the magnet is moving towards the stationary coil. Magnetic flux increase continuously. So calorimeter shows the deflection. If a magnet moves backward away from the coil, so flux will decrease and direction will be of current reversed. If the magnet is rest, so flux will be constant, so there will be no deflection in the calorimeter, right? So we can say that if the magnet or coil, there should be, so it's the explanation of this. When the bar magnet is placed near the coil, the number of line of force pass through it. As the magnet move closer to the coil, magnetic flux increase, induced EMF, hence induced current is set up in the coil in one direction. As the magnet is moved away from the coil, the magnetic flux linked with the coil decrease, induced EMF, hence induced current is set up in the opposite direction. So finally हमें एक रिजल्ट मिल गया कि कॉल या मैग्नेट दोनों में से एक मोशन होना चाहिए, मतलब एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर मोशन नहीं है तो फ्लक्स नहीं बनेगा। सो इंड्यूस EMF, कॉइल या मैग्नेट, इस बारी अगली एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को तो फिक्स कर दिया, कॉइल को मूव कराया, तो फ्लक्स तो यहाँ भी चेंज होगा ना। तो फ्लक्स की चेंज होने से यहाँ पर भी मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सो फास्टर रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल, ग्रेटर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, लार्जर इज इंड्यूस्ड करंट सेटअप इन द कॉइल, राइट। सो देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल, मतलब फ्लक्स कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूसली चेंज होना चाहिए, बिना चेंज फ्लक्स के किए आप पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं कर पाएंगे। सो इंड्यूस EMF। अच्छा, एक थर्ड एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि अगर हम बार बार मैग्नेट को मूव कराना पड़ रहा था, तो उन्होंने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया ऐसे, इस पर एक साइड में प्राइमरी टर्न लपेट दिया, यहाँ बैटरी, और दूसरी इसी पर रोड पर सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे गैल्वेमीटर लगा दिया। यहाँ से करंट देना स्टार्ट किया, चेंज करते रहे कॉन्स्टेंटली, मतलब 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहाँ पर मान लिया 1 एम्पियर पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी, वो इसके साथ लिंक होगी। 2 एम्पियर पे 2 बनी, तो इसका क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करने की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा B = μ0 वो इसके साथ लिंक होगा, और यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बन के गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। तो यहाँ तक आप इसको करें, कल इससे आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है बच्चों।